Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। एंड एज ऑलवेज वी आर वंस अगेन कंटिन्यूइंग विद द एनसीईआरटी टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। मेरा खुद का अनुभव है, ये कह रहा है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को जितना एनालिटिकली पढ़ोगे उतना ही फायदे में रहोगे, और मैं उसके लिए जाना जाता हूँ। खैर, मैं अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को देख भी पाओगे। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनमें मैं भी पढ़ाता हूँ, और मेरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स थ्रू आउट द ईयर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी आज की तारीख में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अभी लाइव क्लास चला रहा हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आगे फ्यूचर के अंदर मिडिवल, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस भी आएंगे। आप हिस्ट्री के कोर्सेज को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको मेरी जितने भी मटेरियल्स है वो स्लाइड्स के रूप में आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अवेलेबल रहते हैं, इंक्लूडिंग आप जब एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब ये है कि एक सब्सक्रिप्शन में ही हर एक सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक का कवरेज मिलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। बहुत सारे टीचर है जो अनअकैडमी के ऊपर ऑप्शनल टॉपिक्स को भी पढ़ाते हैं। तो वी फाइंड मल्टीपल टीचर्स जो यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे और उन सब के लेक्चर्स भी आप अटेंड कर पाओगे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज यूज द कोड PN Live। यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर अ ईयर और आई वुड से 2 years। 1 year की 44,000 है, और PN Live यूज किया तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 2 years की 64,000 है, PN Live यूज किया तो 10% डिस्काउंट होकर 57,600 हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन निकाला है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको गाइड करेंगे इन डे टू डे प्रिपरेशन, आपको मोटिवेट करेंगे, स्टडी ट्रैक करेंगे, इंक्लूडिंग आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उन सब में आपको भी मदद कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के ऊपर ही आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है। तो मतलब वाइल यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है कि आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है। यू कैन प्लान आउट अकॉर्डिंगली। आप चाहते हो कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो यू कैन ऑल्सो टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में फायदा ये होता है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा। ये वो मेंटर्स होंगे जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, जिसको अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा। मेरे लाइव क्लासेस तो आपको अवेलेबल होंगे ही, मैं तो अवेलेबल रहूंगा। इसके सिवा आपको डे टू डे गाइड करने के लिए एक पर्सनल मेंटर अवेलेबल है, तो इससे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, एट टाइम्स वी हैव सीन। तो वो सब भी आपको इसके अंदर से कवर हो जाएगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अनअकैडमी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो तो ऑलवेज यूज द कोड PN Live। आप PN Live करके जो कोड है वो यूज कर सकते हो। एंड वाई यूजिंग द कोड PN Live, अगर आपने जैसे ही PN Live कोड यूज किया है तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो 2 years के डिस्काउंट, आपकी फीस है 99,000। आफ्टर द डिस्काउंट इट कम्स टू 89,100। उसी तौर के ऊपर 1 year की फी है 64,000 PN Live कोड यूज करने के बाद, और उसके बाद 57,600 में कवर होगा। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस की जो 1 year की फी है वो 39,600 है आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड PN Live। तो यूज माई कोड PN Live, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ भी पाओगे। अनअकैडमी के ऊपर ऑलरेडी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, आप ये क्लासेस देख पाओगे। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब आओगे तो आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। ये स्पेशल क्लास होते हैं। ये स्पेशल क्लास आप कभी भी अटेंड कर सकते हो। खाली आपको और कुछ नहीं करना है, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वेबसाइट के द्वारा लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं एंशियंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन MCQ को डिस्कस करा रहा हूँ, तो वो क्लासेस को भी आप अटेंड करिएगा। एक ऐसा ही स्पेशल क्लास इस संडे को मैंने 19 जुलाई को शेड्यूल किया हुआ है 7 बजे, एंड दिस इज द 7th सेशन। इसके पहले मैं 5-6 सेशन और ले चुका हूँ, तो आप मोस्ट वेलकम है प्रीवियस सेशन के लिए। हमने 90 मिनट्स का ये सेशन रखा हुआ है। सो विल बी डिस्कसिंग फॉर 1.5 hours, और करीबन हम लोग 15-20 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे मिडिवल इंडिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू कि आप जुड़िए हमारे साथ। ये फ्री क्लास है, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं भरनी है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, खाली आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा पाऊंगा। ये तो स्पेशल क्लास है जो इस संडे को अनअकैडमी के ऊपर मैंने शेड्यूल किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हो तो ज़रूर से
आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। शुरू करते हैं हमने एनसीईआरटी के टॉपिक्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी जो है उसको डिस्कस किया था, और स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी के अंदर आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। और हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 7 है, जो नया एडिशन है या पुराने एडिशन के अंदर आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था का कैसा डेवलपमेंट हुआ एंड हाउ द एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड। तो विल बी डिस्कसिंग हाउ द एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड। इंडिया में कैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स आने की शुरुआत की गई है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अब फिर से चले जाते हैं हमारा ब्लैक बोर्ड के ऊपर पर्सपेक्टिव में, और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई भारत में शिक्षा व्यवस्था क्यों इनफैक्ट विकास होना चाहिए उसका, और क्या कंडीशन हुआ करती थी। अब देखिए, इंडिया के अंदर पहले जो एजुकेशन चलता था जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल एजुकेशन। ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मूलभूत रूप से अगर आपने देखा होगा तो गुरुकुल सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर बहुत सारी पाठशालाएं खोली गई थी भारत के अंदर, ये पाठशालाओं के अंदर एजुकेशन होता था। इसके सिवा जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन के पैटर्न के अंदर आपको जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंदर लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो वो भी एक एजुकेशन के सिस्टम के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अलग अलग रूप में डेवलप हो चुकी थी। तो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब अंग्रेज भारत में आए, तो पहला टॉपिक यहाँ से आता है कि इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या देखा था, व्हाट दे सॉ इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और जब इनिशियली आए तो इंडिया के अंदर इन्होंने देखा कि भाई भारत के अंदर हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो दे स्टार्टेड स्टडिंग द इंडियन रिलीजन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ने की शुरुआत की। तो इसे हम लोग कहते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर भारतीय समाज व्यवस्था को बदलने के लिए इन्होंने पहले भारतीय समाज को पढ़ा। तो हम लोग कहते हैं कि दे स्टार्टेड स्टडिंग दी ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव। इन्होंने भारतीय समाज को पढ़ने की शुरुआत की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे 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 ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया गया, जैसे 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 ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया गया, उसी तौर के ऊपर हमको ये देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़ों को बुरा लग रहा था और उनको लग रहा था कि भाई हमको भारत के लोगों को एंग्लिसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंग्लिसाइज करना चाहिए। और इसके कारण हमको ये देखने को मिला है कि भारतीय समाज को कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन लाने की शुरुआत की गई है। तो उसी को ही हम लोग कहते हैं द ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि भाई भारतीय समाज बदल जाए। इंक्लूडिंग अंग्रेज लोग इसके लिए भी चाहते थे कि भारतीय समाज डिमांड क्रिएटर बने। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डिमांड क्रिएटर माय फ्रेंड? अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय समाज के जो लोग हैं, जो ब्रिटिश उत्पादन है, जो ब्रिटिश गुड्स है, उसकी डिमांड क्रिएट करे। और इसके कारण हम लोग को कन्वर्ट कराया गया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो हमको मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है। इनफैक्ट जब मॉडर्न एजुकेशन दिया गया तो उस दौरान हमारी लोकल स्कूल्स की कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था विलियम एडम्स। ही वाज अ ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इट इज सेड कि विलियम एडम्स ने अपना रिसर्च किया था, इंक्लूडिंग भारतीय शिक्षा व्यवस्था की। जब हम लोग बात करेंगे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे। कौन थे? क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे। वो भी चाहते थे कि भारतीय समाज व्यवस्था बदली जाए, भारतीय शिक्षण व्यवस्था बदली जाए। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से शिक्षा को नए आयाम देने की कोशिश की थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे नए रूटीन्स आए, नए रूल्स आए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की गई, और अंग्रेजों ने बहुत ही फंडामेंटली इंडिया की सोसाइटी को बदला। और इसी के कारण कहा गया है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेशन द नेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहला टॉपिक है आज के क्लास का जिसे हम लोग कहते हैं सिविलाइजिंग द नेटिव। व्हाट डू मीन बाय दैट? सिविलाइजिंग द नेटिव, उसका मतलब ही ये होता है कि भाई समाज व्यवस्था के अंदर भारतीय समाज के लोग को सिविलाइज करना, मतलब है सभ्य करना। उनको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज बनाने की बात थी। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस कंडीशन हमको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के रूप में एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की। बट ये जो एजुकेशन का रिफॉर्म्स था, ये जो एजुकेशन की सिस्टम थी, इसमें अंग्रेजों ने अपना फायदा ज़्यादा देखा था रेदर देन द इंडियंस। तो इंडियंस को तो कोई फायदा मिला नहीं। बिकॉज इंडियंस को कोई फायदा नहीं मिलता है तो भारत के लोग धीरे 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 एनलाइटन होते हैं। एनलाइटन होने का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर एक ऐसी विचारधारा उभर के आई जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? तो उसे हम लोग कहेंगे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। एक ऐसी विचारधारा जो काफ़ी पॉपुलर होती है, एक ऐसी विचारधारा जिसके कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे साथ इनफैक्ट जो एजुकेशन के अंदर जो हमको दिया जा रहा है बहुत ही गलत है।
और इसी के कारण इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट एजुकेशन की शुरुआत हो गई। ये जो नेशनलिस्ट एजुकेशन है, इसके कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि भारत में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, बहुत सारी संस्थाएं खुलेंगी, और इसी में से ही एक आइडिया निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। भारत के अंदर जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है, इसने हमको गुलाम बना दिया है। खास करके शांति निकेतन जैसी संस्थाएं बनती है जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक एजुकेशन का डायमेंशन दिया। उसी तौर के ऊपर गांधी जी के बारे में अगर आपने जानकारी रखी होगी तो गांधी भी अपना एजुकेशन के लिए के अपने डायमेंशंस देंगे, अपनी मैं कहूँगा शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने विचार देंगे, और वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के रूप में गांधी के विचार को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें मल्टीपल डायमेंशन एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर मिल जाएंगे। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर जब कंपनी पावर के ऊपर आई तो कंपनी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखा। दूसरा, हमको ये भी देखना है कि भारत में क्यों ये लोग एजुकेशन के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे। वाई दे वॉन्टेड टू चेंज द इंडियन एजुकेशन, वाई दे वॉन्टेड टू ब्रिंग न्यू एजुकेशन टू अस। भारत के लोगों को क्यों शिक्षित किया जाना था, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको समझाता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला समझने की कोशिश करते हैं कि वाई द ब्रिटिश wanted to educate us, why the British wanted to educate Indians। अंग्रेज लोग क्यों भारत को शिक्षा देने के लिए इनफैक्ट कोशिश कर रहे थे। तो दो कारण थे। एक तो भारत के लोग लॉयल्टी मेंटेन करेंगे। लॉयल्टी का मतलब क्या है कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी है या फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल जो है वो करेंगे हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दूसरा क्या फायदा होगा, व्हाट विल बी द सेकंड एडवांटेज ऑफ दैट। हाँ, तो सेकंड एडवांटेज जो होगा कहीं ना कहीं हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। वहां ये था कि हम लोग डिमांड क्रिएट करेंगे फॉर द गवर्नमेंट। हम लोग क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो अंग्रेजों का सामान भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा कि कैसे फॉरेन से बहुत सारा कपड़ा आने की शुरुआत हो गई, कैसे फॉरेन से बहुत सारा आपका है ना ये लोहा आने की शुरुआत होती है। तो कपड़ा, लोहा, ये जो भी चीजें आ रही है फॉरेन से, तो उन सबको कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट पैकेज में रखने के लिए भी एजुकेशन देना जरूरी था। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस कंडीशंस अंग्रेज लोग ने अपने हिसाब से गेम खेलना शुरू किया और इसके लिए ये लोग एजुकेट करना चाहते थे। भारत के अंदर जब ब्रिटिश आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्री ब्रिटिश एजुकेशन, क्या कहते हैं, प्री ब्रिटिश एजुकेशन। तो प्री ब्रिटिश एजुकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के अंदर प्री ब्रिटिश एजुकेशन कैसा था। तो प्री ब्रिटिश एजुकेशन हम लोग कह सकते हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल एजुकेशन था। दूसरा, हम लोग इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट दिस प्री ब्रिटिश एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द गुरुकुल सिस्टम। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। और कितने लोग पढ़ते थे, तो आपको जान के हैरानी होगी कि 1 लाख के आसपास छोटी छोटी विद्यालय हुआ करते थे। कितने थे, 1 लाख के आसपास स्कूल्स हुआ करती थी। और 1 लाख के आसपास उसमें एक स्कूल के अंदर 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। छोटे छोटे स्कूल्स थे इसके लिए। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी इन द ट्रेडिशनल स्कूल्स इन इंडिया व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया। जब अंग्रेज पावर के ऊपर आए तो ये 1830 के आसपास अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था। इन द ईयर 1830 द ब्रिटिश डिड अ सर्वे, और ये सर्वे के अंदर अंग्रेजों ने हाईलाइट करके देखा कि भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही जोरदार है। तो उनको तो पहले से ये चीज़ बहुत ही क्लियर कट थी कि भाई भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हमको बदलना है, पर कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए पहले इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। और इसी के कारण हम लोग को सबसे पहले यही देखना है कि हाउ द ब्रिटिश व्यू द एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेज ने किस तरह से इंडिया की एजुकेशन को देखा था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग द फर्स्ट टॉपिक कि हाउ द ब्रिटिश व्यू द इंडियन एजुकेशन। हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, उसके बाद आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक के जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि कैसे इंडिया के राजा, नवाब, पीजेंट्स, ट्राइबल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म कर दिया। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। ये जो चैप्टर है इसके अंदर एनसीईआरटी हमको बताती है कि कैसे इंडिया के जो विद्यार्थी थे, इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे, उनको कैसे इम्पैक्ट किया जाता है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया कि अंग्रेज लोग भारत के अंदर टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट तो करना चाहते ही थे, साथों साथ इनका ये भी मानना था कि इनको रेवेन्यू भी मिलनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे। और भारत के अंदर अगर आपको रेवेन्यू मिलनी चाहिए, अगर भारत के अंदर राजकीय रूप से अपना दबदबा एस्टैब्लिश करना है, तो उसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो है सपोर्ट ऑफ द इंडियन पीपल। और भारत के लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के लोग को एजुकेट ना करे। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़ों का मानना ये था कि वो एक कल्चरल मिशन के ऊपर आए हैं। कल्चरल मिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दैट,
कि उनका मानना ये है कि हम भारत के लोगों को सभ्य करने के लिए आए हैं। वी आर हियर टू सिविलाइज द नेटिव्स, टू चेंज देयर कस्टम्स एंड द वैल्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट माय फ्रेंड? इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आप समझने की कोशिश करो। अंग्रेज लोगों का मानना है कि भाई हम लोग भारत के समाज को, मतलब द ब्रिटिश आर सपोज टू चेंज द कस्टम्स एंड द वैल्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी। द ब्रिटिश आर सपोज टू कंप्लीटली ऑल्टर द इंडियन सिविलाइजेशन। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेज लोग का मानना था कि उनकी सभ्यता महान है। द ब्रिटिश ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव कि उनकी जो सभ्यता है वो महान है और भारत के लोग की कोई सभ्यता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस हमको ये सब कंडीशंस में देखने को मिल रहा है कि ये जो कल्चरल मिशन के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव्स की बात कर रहे हैं, कस्टम्स और वैल्यूज को बदलने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ सिचुएशंस के रूप में हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज को बदलने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट? अब उसी के कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने बदलाव लाने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसके कारण हमको मिला गया है व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन, इंक्लूडिंग एक पॉइंट लिखा गया है हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्स वर गुड सब्जेक्ट्स। भारत के लोगों को किस तरह से सभ्य बनाना है, सभ्य बनाने के साथ साथ एक अच्छे विषय के रूप में रखना है। अब देखिए, हम लोग के लिए शब्द यूज किया गया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं समझे, वी वर नेवर कंसीडर्ड, आई वुड से, सिटीजन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हमको कभी भी इन्होंने स्वीकारा नहीं कि हम नागरिक है ब्रिटिश साम्राज्य के। हमको बोला गया था कि बेटा तुम एक विषय के रूप में है, यू आर जस्ट अ सब्जेक्ट, यू आर जस्ट अनदर, आई वुड से, एन ऑब्जेक्ट फॉर अस, और सब्जेक्ट फॉर अस एक विषय हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने जब से भारत के ऊपर कन्क्वेस्ट करना शुरू किया, व्हेन द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड इंडिया, तब से लेके 1800 ऑनवर्ड से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर जो पूरा कन्वर्जन करने की शुरुआत हुई थी और भारतीय समाज को जो बदलने की शुरुआत हुई थी, ये कन्वर्जन करने का और बदल करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी को ही हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स के रूप में पहचानेंगे, ठीक है। तो इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपको इंडिया की सोसाइटी को एजुकेट करना है, उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको उसका नॉलेज तो होना चाहिए। यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ द इंडियन एजुकेशन इज परफॉर्मिंग, हाउ द इंडियन सोसाइटी इज गोइंग ऑन। एंड इन दिस कंडीशन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि व्हेन द ब्रिटिश केम टू पावर, तो इन्होंने ये देखा कि भाई इंडिया की सोसाइटी को कैसे बदला जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो इन दिस कंडीशंस हमको ये देखने को मिल रहा है, ये चैप्टर हमको बताता है कि ब्रिटिशर्स के जो विचार थे और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया के अंदर एक आइडिया ऑफ एजुकेशन डेवलप किया, और करीबन 200 साल तक इन्होंने इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है, वो कैसे किया है, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जब ब्रिटिशर्स इनफैक्ट अपने हिसाब से एजुकेशन रिफॉर्म्स ला रहे थे, तो उनका ये मानना था कि इंडियंस को कैसे शिक्षा देनी है, हाउ द इंडियन पीपल हैव टू बी एजुकेटेड, वो भी उसको ध्यान रखना है। तो ये जो चैप्टर है उसमें ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? विल बी डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज, और अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो भारतीय समाज के लेके कैसी हुआ करती थी। अब याद रखिएगा, इंडिया के अंदर इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स करना कब शुरू किए, तो 1800 ऑनवर्ड से, मैं कहूँगा 18 के आसपास ऑनवर्ड से इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने शुरू हो गए। इसके पहले हम लोग जब अंग्रेजों की पॉलिसी को कंसीडर करेंगे, व्हेन वी कंसीडर द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों ने कोई फंडामेंटल चेंज नहीं किया। अब क्यों नहीं किए? तो उसके पीछे का कारण ये था कि जब ये लोग 1750s ऑनवर्ड से जब पावर के ऊपर आए, कब आते हैं? 1750 ऑनवर्ड से। तो ये वो दौरान था जब इंडिया के अंदर समाज व्यवस्था को इनको पढ़ना था, और इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं ओरिएंटलिज्म की शुरुआत होना। किसको कहते हैं बेटा? ओरिएंटलिज्म की शुरुआत होना। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ओरिएंटलिज्म माय फ्रेंड? ओरिएंटलिज्म का मतलब है स्टडी ऑफ द ईस्ट। तो ईस्टर्न ट्रेडिशंस, ईस्टर्न सभ्यता, जो पूर्व की विचारधारा है, पूर्वीय सभ्यता है, उन सब का अभ्यास करना को हम लोग ओरिएंटलिज्म के रूप में पहचानेंगे। समझे आप लोग? ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओरिएंटलिस्टिक आइडिया है, ओरिएंटलिस्टिक डायमेंशंस है, वो कैसे उभर के आया और किस तरह से आगे चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जब पावर के ऊपर आए, व्हेन द ब्रिटिश केम टू पावर, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या पढ़ना चाहते थे, व्हाई दे वांटेड टू स्टडी इंडिया, ठीक है। तो एक गवर्नर था इनका, वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का, अगर आपको याद होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। वॉरेन हेस्टिंग्स करके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो बहुत ही क्लियर कट कहता है कि भाई साहब, इंडिया की पहले सोसाइटी को स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी शुड स्टडी द इंडियन सोसाइटी। पहले हम लोग भारतीय समाज का स्टडी करेंगे, भारतीय सिस्टम को देखेंगे कैसे चलती है, क्या क्या किस प्रकार से उसके, है ना, पहिए घूमते रहते हैं।
तो ये जब जो स्टडी है इसी को ही हम लोग ओरिएंटलिज्म के रूप में पहचानते हैं। अब देखो ये जो ओरिएंटलिज्म का डायमेंशन है, ये ओरिएंटलिज्म के डायमेंशन में ये स्टडी करने की बात हो गई, बहुत सारा डायमेंशन आपको मिल जाएगा और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग जब कंसिडर करते हैं, व्हेन वी कंसिडर द होल इश्यूज, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारतीय समाज को बदला जाए। अब देखो क्या बदलने की बात हो रही है, किस तरह से बदलने की बात हो रही है, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस दैट पॉइंट। ओके, अब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे, मैं कहूँगा कि लोगों को भारत के अंदर बुलाया, बहुत सारे स्कॉलर्स आए, उनमें से एक था विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स। अब हु वॉज विलियम जोन्स? तो विलियम जोन्स एक अंग्रेज था और कहा जाता है कि वो भारत के अंदर आता है एंड ही वॉज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बना था, ठीक है? तो भारत में एक कानून बनता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का एक कानून आता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है? तो इसके कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बनता है भारत के अंदर न्याय व्यवस्था के रूप में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को भारत भेजा था। उनमें से ही ये विलियम जोन्स एक था। वन ऑफ देम वाज विलियम जोन्स। गेटिंग अ पॉइंट? सो वी फाइंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेंट विलियम जोन्स एज द जज, आई वुड से, जो ठीक है उस टाइम पे, और वो कंपनी के लिए वो पूरा का पूरा काम करने आया था। अब विलियम जोन्स को लॉ के साथ साथ थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी नॉलेज था, तो ही वॉज अ लिंग्विस्ट। अब लिंग्विस्ट कौन होते हैं साहब, ठीक है? तो लिंग्विस्ट किसे कहते हैं? तो लिंग्विस्ट आर दोज पीपल, यहाँ पे लिखा है, हु नोज एंड स्टडी सेवरल लैंग्वेजेस। तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये भाषा के अंदर एक्सपर्ट है। दिस गाय इज एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस, ही नो मल्टीपल लैंग्वेजेस, और इसके लिए उसको लिंग्विस्ट के रूप में पहचाना गया। समझे आप लोग? अब क्या स्टोरी है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दिस विलियम जोन्स, ठीक है? विलियम जोन्स जब इंडिया के अंदर आया तो विलियम जोन्स ने ऑलरेडी बहुत सारी भाषाएं जानी थी। मतलब ही न्यू ग्रीक, ही न्यू लैटिन, वो ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ के आया था। उसको फ्रेंच और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत जानती थी। इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो अवेयर अबाउट अरेबिक। गेटिंग माई पॉइंट? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पर्शियन भी जान लेता है। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको देखने को मिला कि विलियम जोन्स करीबन हाफ अ डजन ऑफ लैंग्वेजेस से आसपास वो जाना करता था। And because he knew more than half a dozen languages, he started inquiring into the Indian society, इंडियन रिलीजन, इंडिया के अंदर भाषा क्या क्या चल रही है, उस तरह से, ठीक है? सो बिकॉज ही वॉज अवेयर अबाउट मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो इसी के कारण वो भारत में जब आता है एज ए जज, तो ही वांटेड टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। वो पहले भारतीय समाज को पढ़ने की शुरुआत करता है। जो सोसाइटी को पढ़ने की शुरुआत करेगा सबसे पहले फेज के अंदर, तो उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? ओरिएंटलिज्म के रूप में पहचानेंगे, ठीक है? तो ओरिएंटलिज्म क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो ओरिएंटलिज्म इज, आई वुड से, फिनोमेना वेयर द स्टडी ऑफ द ईस्ट जो है उसको करने की शुरुआत की गई थी। विलियम जोन्स उनमें से एक था। विलियम जोन्स भारत के अंदर जब आया, बहुत सारी भाषाएं पढ़ता है, और ये भाषाओं के पढ़ने के चक्कर में धीरे 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 जैसे टाइम आगे चला गया, तो उसने बहुत सारे पंडितों के साथ मुलाकात करनी शुरू कर दी। अब भारत में पंडित लोग क्या जानते थे? वो संस्कृत जानते थे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है? सो वी फाइंड कि विलियम जोन्स जब इंडिया में आता है तो ऑलरेडी बहुत सारी भाषाएं जानता था, लाइक द पर्शियन, लाइक द अरेबिक, मतलब इस्लामिक लैंग्वेज। मतलब जनरली जो इस्लाम की जो ज़्यादातर किताबें हैं वो अरेबिक के अंदर लिखी गई है। उसको ग्रीक और लैटिन भी आती थी, मतलब जो ओरिजिनल इनफैक्ट यूरोपियन लैंग्वेज थी। फ्रेंच, अंग्रेजी तो जानता ही था साहब, ठीक है? वो तो अंग्रेजी तो उसकी वो था ना कि मदर टंग के रूप में हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इन दिस कंडीशंस व्हाट वी फाइंड कि जिसने संस्कृत लैंग्वेज सुनी और जब उसने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ ली, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बहुत सारे जो इंडिया की एंशियंट किताबें थी उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो एंशियंट टेक्स्ट बुक्स है वो बहुत सालों पुरानी है। मतलब आप समझिए कि जैसे चाणक्य है, अर्थशास्त्र हो गई, या आपकी, आप समझने की कोशिश करो कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है? तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जो इंडिया की ट्रेडिशनल बुक्स थी उन सबका उसने स्टडी किया। तो दैट इंक्लूड्स द लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, एरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज एज वेल। तो उससे देख के हमको समझ में आता है दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि विलियम जोन्स एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बंदा के रूप में हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसका मानना ये था कि भाई देखो, मैं आपके लिए इतनी सारी चीज़ें करके दे रहा हूँ, और मैं है ना, आप लोग के लिए बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो विलियम जोन्स के बारे में हमको देखने को मिलता है कि वो पर्शियन लैंग्वेज जब पढ़ रहा था तो उसका किसी ने पेंटिंग बनाया था, और इसके कारण जोन्स ने बहुत सारी इंडिया के बारे में रिसर्च किया। विलियम जोन्स के साथ साथ इनिशियली एक और यूरोपियन आता है जिसका नाम था हेनरी कोलब्रुक। नाम याद रखेगा, ठीक है? हेनरी कोलब्रुक भी एक गोरा ही था, ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश गाय।
एंड इट इज सेड कि उसने भी एक संस्कृत और हिंदुज़म के ऊपर स्टडी किया है। ही ऑल्सो स्टडीड द इंडियन रिलीजन एंड आई वुड से दी संस्कृत बुक्स एंड बहुत सारी चीज़ें उसने भी पढ़ी थी, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि विलियम जोन्स जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट था, और विलियम जोन्स ने ये भी देखा है कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो उस टाइम पे कलकत्ता में रह रहे थे, 1780s का दौर है, तो वो लोग भी इंडिया की रिलीजन, इंडिया की हिस्ट्री में बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनिशियली विलियम जोन्स और उसके परिचय में आने वाले बहुत सारे आपको ऑफिशियल्स मिलेंगे। उनमें से एक था हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथेनियल हेलहेड, याद रखेगा, ठीक है। इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि इंडिया की एंशियंट हेरिटेज को पढ़ा जाए, इंडिया की लैंग्वेजेस को पढ़ा जाए, इंक्लूडिंग संस्कृत और पर्शियन के जो वर्क्स है वो अंग्रेजी के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड विलियम जोन्स, और इसके साथ साथ मैंने आपको दो इंसान बताया है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल हेलहेड। ये तीन लोग ने मिलके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नाम याद रखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसने इंडिया की जो मैं कहूँगा कि लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस के ऊपर पूरा रिसर्च करना शुरू कर दिया। इंडिया की जो पूरी की पूरी लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है, इंडिया की रिलीजन है, इंडिया की फिलॉसफी है, इसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू किया। और इसके कारण ये जितने भी लोग आए साहब, ऑल दिस पीपल हु केम टू इंडिया, इन सब लोगों ने इंडिया के रिलीजन, फिलॉसफी, लैंग्वेजेस, इन सब के ऊपर डिस्कशन करना शुरू किया। एंड इन दिस कंडीशंस हमको ये देखने को मिलता है कि इन लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री को जब पढ़ा और पढ़ने के बाद अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, तो इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद इंडिया को बारे में एक पर्टिकुलर इन्होंने एटीट्यूड प्रेजेंट किया लोगों को, और कहा कि देखो भारत एक ऐसा हुआ करता था, भारत की समाज व्यवस्था ऐसे हुआ करती थी, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे हुआ करती थी। तो उन सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि कैसे इनिशियली जो कंपनी पावर के ऊपर आती है 1780s के दौरान, तो कंपनी ने इंडिया में कोई ज़्यादातर लार्ज स्केल एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं किए, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि भाई हम लोग भारतीय समाज को पढ़े, भारतीय कल्चर को पढ़े। इनफैक्ट उन्होंने फिर जब स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद कहा कि संस्कृत और लैटिन के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज से ही अब भाषा उभर के आई जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश। तो इनका मानना ये था कि संस्कृत और लैटिन जो है ये दोनों की दोनों मूलभूत रूप से सेम लैंग्वेजेस है। संस्कृत एंड लैटिन बोथ आर द सेम लैंग्वेजेस, और सेम लैंग्वेजेस होने के कारण क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द सेम, गेटिंग माय पॉइंट। तो एडवांटेज ऑफ द सेम का मतलब यही होता है कि संस्कृत और लैटिन ये दोनों सेम की सेम लैंग्वेजेस के रूप में कंसीडर की गई है। एंड बिकॉज संस्कृत एंड लैटिन हैज़ बीन कंसिडर एज द सेम लैंग्वेजेस, वो दोनों की दोनों मतलब उन्होंने कहा, तो उससे ही फिर उसने अपने एग्जाम्पल दिए कि जैसे आपने एक मूवी देखा होगा नमस्ते लंदन, तो उसमें अक्षय कुमार कहता है मदर बिकम मात्रा एंड ब्रदर बिकम भ्रात्रा, ठीक है। तो ये वैसी ही बात है, इट इज़ सिमिलर टू दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो ये जो संस्कृत लैटिन का जो उन्होंने लिंकेज एस्टेब्लिश किया, उससे इन्होंने कहा कि देखो इंडिया का कल्चर और वेस्टर्न कल्चर है वो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिकली सेम रहा होगा। जैसे प्राचीन विश्व के अंदर एंशियंट वर्ल्ड जो हुआ करता था, उसमें शायद इन लोग का बंटवारा होगा। इनफैक्ट विलियम जोन्स वॉज द वन, विलियम जोन्स ही एक इंसान था जिसने आर्यंस का लोकेशन भी हाईलाइट करने में हमको हेल्प की थी। और विलियम जोन्स ने जब आर्यन इन्वेजन की थियरी के ऊपर उसको पूछा गया, तो उसने वेद को स्टडी किया था, और वेद को स्टडी करने के बाद कहा था कि शायद तक ये जो आर्यंस है ये सेंट्रल एशिया से आए होंगे, या हो सकता है कि यूरोप वाले रीजन से आए होंगे, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स के अंदर आता है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर आप आओगे तो मैं आपको ज़रूर से इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी टॉपिक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको आर्यन ओरिजिन थियरी के अलग अलग डायमेंशंस पता होने चाहिए कि क्यों आर्यंस का ओरिजिन ऐसे हुआ, क्यों उनको इस तरह से एक पर्टिकुलर वे के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी थियरी आपको इसके अंदर से मिलेगी, पर कहने की बात यह है कि विलियम जोन्स ये सब चीज़ें करवाता है, और विलियम जोन्स ने बहुत सारे स्टडी किए, और विलियम जोन्स ने बहुत सारे जो इंडिया के कल्चर को स्टडी किया। आपके हेनरी कोलब्रुक ने स्टडी किया, इसके लिए उनको इतिहास के अंदर एक ओरिएंटलिस्ट, हम लोग क्या कहेंगे, ओरिएंटल स्कॉलर के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन से ओरिएंटल स्कॉलर थे जो इंडिया के दौरान या कंपनी रूल के दौरान इंडिया में आते हैं। तो एक तो विलियम जोन्स था, और दूसरा हेनरी कोलब्रुक था, तीसरा कौन था, नेथेनियल हुआ करता था, ठीक है। और इन सब ने कौन सी सोसाइटी बनाई थी, तो याद रखेगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हम लोग कहते हैं,
ये संस्था इंडिया के लैंग्वेज और कल्चरल पास्ट में रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। अब बात आगे चलती है, एनसीईआरटी क्या कहती है इनके ऊपर अब समझते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इंडिया के कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत सारा समझा और इसके बाद इन्होंने ये आइडेंटिफाई करके बताया कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, इंडिया की जो सभ्यता थी, वो पहले बहुत ही ग्लोरीफाइड हुआ करती थी। तो इंडिया हैड अटेन्ड ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट, प्राचीन विश्व के अंदर भारत बहुत ही ग्लोरीफाइड था, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। तो जैसे जैसे समय आगे गया तो डिक्लाइन में आ गया। तो उससे हमको समझ में आता है कि ये लोग को ऐसा लग रहा था कि देखो भारतीय समाज व्यवस्था जो है या भारतीय जो जो पूरा इतिहास है वो धीरे धीरे डिक्लाइन में चला गया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसको इसके लिए ये समझना ज़रूरी था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इनको भारत को समझना था, इनको भारत के ऊपर रूल करना था, बहुत लंबे समय तक रूल करना था। इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड द लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। प्राचीन विश्व के अंदर जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो है ना किताबें हैं, उन सब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू रूल ओवर इंडिया एंड टू आई वुड से अंडरस्टैंड इंडिया। भारत को अगर आपको रूल करना है तो उसको पहले समझना होगा कि क्या है, और अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिया की जो एंशियंट टेक्स्ट अवेलेबल है उससे कोई बड़ी किताब तो थी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो इन दिस कंडीशन हमको ये देखने को मिल रहा है, कि ये लोग चाहते थे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये लोग पढ़े, ठीक है। इंक्लूडिंग इनका ये भी मानना था कि भाई इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी जो है, इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी है, उन दोनों का अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ही हमको पता चलेगा कि इंडिया की हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी है वो किस तरह से परिवर्तित हो रही है। हाउ द हिंदूज एंड द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया आर रिविलिंग, मतलब हाउ दे आर चेंजिंग अप, हाउ दे आर इवॉल्विंग। गेटिंग अ पॉइंट। सो इन दिस सिचुएशन हमको ये देखने को मिल रहा है कि विलियम जोन्स बता रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना है भारतीय समाज के अंदर, और भारतीय समाज को पढ़ने के बाद भारतीय समाज की जो किताबें हैं वो क्या कहती है, और वो किताबों के आधार के ऊपर ये लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि भारत का फ्यूचर का डेवलपमेंट कैसे करना है। समझे कि नहीं समझे। सो बिकॉज दे वांटेड टू स्टडी द एंशिएंट टेक्स्ट, जब उनको स्टडी किया तो उसके बाद अपना इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये भारतीय समाज ऐसा कहता है। आफ्टर टेकिंग द इंटरप्रिटेशन, जैसे भारतीय समाज का इंटरप्रिटेशन उन्होंने निकाला, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के सिस्टम को कैसे चेंज किया जाएगा। और कब चेंज किया जाएगा बेटा? तो फ्यूचर के अंदर इंडिया के सिस्टम को कैसे चेंज किया जाएगा उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस कंडीशंस जोन्स एंड कोलब्रुक, ये दोनों के दोनों रिफॉर्मर्स या मैं कहूँगा स्कॉलर्स है, इनको याद रखना चाहिए। इन्होंने इंडिया की जो भी एंशियंट टेक्स्ट बुक्स थी, जो भी किताबें थी, उन सबको पढ़ा, उनका मीनिंग समझा, उनको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद जो दूसरे गोरे लोग थे उन सबको भी कहा कि देखो भाई साहब, भारत का इतिहास ऐसा है, अब हमको इसके ऊपर क्या करना है वो आप डिसाइड करो। समझे कि नहीं समझे। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओरिएंटलिज्म इन इंडिया, एंड हाउ द ब्रिटिश वांटेड टू स्टडी इंडिया, व्हाई द ब्रिटिश वांटेड टू स्टडी इंडिया, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द ब्रिटिश स्टडी ऑफ इंडिया, क्योंकि अंग्रेज क्यों भारतीय समाज को पढ़ना चाहते थे। इन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे दोस्त, है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैसे इंडिया की ओरिएंटलिज्म है, इंडिया की जो पूरी की पूरी ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशंस आगे बढ़ती है उसी का ही परिणाम हमको देखने को मिलता है कि भारतीय जो समाज व्यवस्था उसको कैसे बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि वाई दे वॉन्टेड टू स्टडी इंडिया। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, वाई दे वॉन्टेड टू स्टडी इंडिया, ये क्यों पढ़ना चाहते थे, क्यों भारतीय समाज को पूरी तरह से इन्होंने बदलने की कोशिश की। समझे आप लोग। तो दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड would not only help the British learn from the Indian culture, but it was also help the Indians rediscover their own heritage, understand the lost glories of the past। तो इनका मानना ये था कि हम लोग जितना स्टडी करेंगे इंडिया को, जितना हम लोग इंडिया को स्टडी करेंगे, उसका दो फायदा है। पहला फायदा क्या है? तो पहला तो ब्रिटिश को मदद करेगा, और ब्रिटिश के लिए क्या फ़ायदा होगा कि ब्रिटिशर्स को मदद करके ब्रिटिशर्स को एक डायमेंशन देगा कि जीवन में हमको आगे क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू। दूसरी जो इंडियन सोसाइटी है जिसको अपने पास्ट के बारे में पता नहीं है, जो इंडियन सोसाइटी है जिसको अपने पास्ट के बारे में पता नहीं है, उसको अपना पास्ट रीडिस्कवर कराएंगे। समझे आप लोग, ठीक है। सो दे हैड टू डायमेंशंस एंड दे हैड टू आइडियाज। वन ऑफ द आइडिया वाज टू रीडिस्कवरिंग ऑफ द पास्ट,
एंड इन दिस कंडीशंस ये विलियम जोन्स, ये कोलब्रुक जैसे लोगों ने ये कहा कि देखो हमने आपको अपना पास्ट डिस्कवर कराया है, हमने आपको मदद की है और इसके लिए वी आर द गार्जियंस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड वी आर ऑल्सो द मास्टर ऑफ द इंडियन कल्चर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। सो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि हमको ये जो पूरी की पूरी ओरिएंटल ट्रेडिशन है, जो पूरा का पूरा ओरिएंटल कल्चर है, दैट इज नोन एज द स्टडी ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्टर्न सभ्यता, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों की खुद की एक मोटिवेशन थी। अंग्रेज़ खुद चाहते थे कि ये पढ़ा जाए और इनफैक्ट ये पढ़ने के बाद हमारे गार्डियन बन गए हमारे कल्चर के, इंक्लूडिंग हमारे ऊपर पॉलिटिकल रूलर भी बन गए। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनिशियली बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स थे। कब थे? तो 1750 से लेके 1800 तक का जो पीरियड था, इस दौरान बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे जिनका मानना ये था कि हमको इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए rather than the वेस्टर्न कल्चर एंड द वेस्टर्न एजुकेशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जब पावर के ऊपर आई तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1750s टू 1800s कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, या इंडिया की जो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम थी उसके अंदर कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज ना करते हुए, ऊपर से इन्होंने ये फॉलो किया कि जो सिस्टम चल रही है उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। दे फेल्ट दैट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू बी एनकरेज द स्टडी ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट टू टीच द संस्कृत एंड द पर्शियन लिटरेचर एंड द पोएट्री। मतलब ये था कि दे वांटेड टू लर्न अबाउट इंडिया, दे वांटेड टू स्टडी अबाउट इंडिया, दे वांटेड टू मेक श्योर कि भारतीय समाज को कुछ हम लोग है ना कुछ चेंज करें, उसके पहले समझ जाए एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड ऑपोजिट। और इसी के कारण ये एनसीईआरटी के अंदर हमको मिलेगा कि इन्होंने डिसाइड किया कि भाई भारत के अंदर हम पहले अभ्यास करेंगे, पहले चीज़ों को देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? The officials also thought that the Hindus and the Muslims ought to be taught what they were already familiar with। भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम समाज है जो ऑलरेडी अपने थोड़े बहुत इतिहास को जानता है, उनको पूरी तरह से उनको समझाया जाए कि भाई हमारा जो समाज व्यवस्था है, हमारी जो पूरी की पूरी एजुकेशनल सिस्टम है, उसको आपको पढ़ाया जाएगा, उसको इनफैक्ट है ना रिकॉल किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि हमारी सिस्टम कैसे हुआ करती थी। गेटिंग माय पॉइंट है ना? व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू दैम। मतलब यही है कि भाई ये लोग भारतीय समाज के अंदर कोई नई चीज़ थोपना नहीं चाहते थे। हिंदू और मुसलमानों को अपना ही पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने आइडेंटिकल, मैं कहूँगा, इंस्टीट्यूशंस बनाने की शुरुआत की। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स, ओनली देन द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय द सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय दैट? दैट मीन्स दैट, इसको देख के हमको ये लग रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरह से एक ऐसी शासन व्यवस्था क्रिएट करना चाहते थे जिसके अंतर्गत इनका बहुत ही क्लियर कट मानना था कि हम लोग भारत के लोगों के ऊपर कोई नई एजुकेशन, कोई नई सिस्टम को ना इम्पोज करते हुए जो पुरानी व्यवस्था है उसी को ही चलाएंगे, उसी का ही नॉलेज को रीगेन करके भारत के लोगों को देंगे, जिसके कारण भारत के लोगों को ये नहीं लगेगा कि कोई एलियन आके हमारे ऊपर रूल कर रहा है। और इसके कारण इन्होंने क्या किया? व्हाट दे डिड, इन्होंने जब इंडिया की जो हिंदू सोसाइटी है, इंडिया की जो मुस्लिम सोसाइटी है, उसको एजुकेट कराने के लिए पहले खुद तो एजुकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनको एजुकेट कराना है तो यू नीड टू गेट एजुकेटेड बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक मदरसा बनाया। क्या बनाया? मदरसा। व्हाट डू मीन बाय मदरसा? ये मदरसा कहते हैं, मदरसा आज इज अ प्लेस वेयर द अरबिक लर्निंग और द इस्लामिक लर्निंग टेक्स प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका जो भी इस्लामिक एजुकेशन है, अरेबिक वर्ड है, जहाँ पे कोई स्कूल और कॉलेज इनफैक्ट जो बनती है या उसको चलाया जाता है उसको हम लोग मदरसा कहेंगे। ठीक है। सो द ब्रिटिश इनिशियली डिसाइडेड कि भाई हम लोग एक मदरसा बनाएंगे। ये मदरसा क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो इस्लामिक लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको हम लोग पढ़ा पाए और हम खुद भी पढ़ा पाए। ठीक है, तो हम खुद भी पढ़ पाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ने के लिए इन्होंने कलकत्ता के अंदर 1781 के आसपास मदरसा बनाया। ये मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद बनाया था, याद रखेगा। दिस मदरसा वॉज एस्टेब्लिश बाय वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ। और उससे हमको समझ में आता है कि ये कितने इंटरेस्टेड थे कि भाई इंडिया की जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके ऊपर कोई क्रिश्चियन लॉज या मॉडर्न लॉज को ना लागू किया जाए, ना ही मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, जो चल रहा है वो चलने दो।
उसी के कंटिन्यूएशन में बंगाल के अंदर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। ये संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, याद रखेगा कि इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द मदरसा, बिकॉज दे वांटेड टू गिव एजुकेशन टू द इंडियन पीपल, ये चाहते थे कि भारतीय लोगों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाए। इसी के कंटिन्यूएशन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को लिए, जो हिंदू समाज था, हिंदू सोसाइटी था, उनके लिए हमको ये मिलता है कि इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। गेटिंग माय पॉइंट। ये हिंदू कॉलेज क्या था? व्हाट वाज द हिंदू कॉलेज ऑल अबाउट माय फ्रेंड? तो हिंदू कॉलेज आई वुड से वाज एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे संस्कृत एजुकेशन दी जाती थी। संस्कृत के जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कराया जाता था। कंपनी के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे जाया करते थे और इंडिया के लोग भी जाया करते थे, ठीक है। इनफैक्ट ये कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। किसने किया था? तो जोनाथन डंकन करके एक और ब्रिटिश थे, उन्होंने इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूशंस बनाई थी। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस कंडीशंस हमको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर कंपनी जब पावर के ऊपर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर के ऊपर आती है, तो कंपनी ने जब देखा कि हाउ टू गिव एजुकेशन, की जब हम लोग बात करते हैं, तो कंपनी मेड श्योर कि भारत के लोगों को कैसा शिक्षा दिया जाए। तो उनके पास दो रास्ते थे। दे हैड टू अप्रोचेज और टू वेज फॉर दैट। पहला जो रास्ता था उसे हम लोग कहेंगे ओरिएंटलिस्ट रास्ता। ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये है कि भारत के लोगों को इनफैक्ट हम लोग है ना कैसा शिक्षण देंगे, जो भारत का लोकल ट्रेडिशन है, जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है वही देंगे, और जो लोकल ट्रेडिशन जो चल रहा है उसी को ही इनफैक्ट देने की शुरुआत की इन्होंने। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा जो था इसे हम लोग कहेंगे एंग्लिसिस्ट ट्रेडिशन। क्या कहेंगे दोस्त? एंग्लिसिस्ट ट्रेडिशन, जहां पे इंडिया के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देने की शुरुआत की गई। समझे आप लोग, ठीक है। तो ये जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, ये जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, इसके बीच में कंफ्यूजन था। द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर द ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, और इसी के कारण इन्होंने खुद के अपने लर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू कर दिए। ये लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में 3 संस्थाओं का नाम याद रखेगा। सबसे पहली संस्था जो बनती है भारत के अंदर, वो बनेगी विलियम आपकी कलकत्ता मदरसा। कौन सी थी? कलकत्ता की मदरसा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। 1781 में बनती है, और किसने बनाई थी? तो याद रखेगा वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान ही बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनेगी वो कौन सी बनेगी? द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता मदरसा के बाद जो बनती है, तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइम पे उभर के आएगी वो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन सी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की जो संस्था है, ये 1784 के आसपास बनेगी। और किसने बनाई थी? तो विलियम जोन्स ने बनाई थी। किसने बनाई थी? विलियम जोन्स नामक, और कोल्डब्रुक करके जो लोग थे, इनफैक्ट जो स्कॉलर था उसने बनाई थी। ये लोग भी इंडिया के एजुकेशन रिफॉर्म्स में ओरिएंटल ट्रेडिशन लाना चाहते थे। और इंक्लूडिंग जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, कौन सी थी? आपकी संस्कृत कॉलेज है। संस्कृत कॉलेज है, और ये संस्कृत कॉलेज कहाँ पे खुलती है? याद रखिएगा, तो बनारस के अंदर खुलेगी। और ये बनारस के अंदर खोलने वाली जो संस्कृत कॉलेज थी वो किसने बनाई थी? तो हमको याद रहना चाहिए जोनाथन डंकन ने बनाई थी, ठीक है। तो ये 3-4 नाम आपको पहले पता होने चाहिए जो 1791 के आसपास बनती है। अब देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पहले ये बहुत सारी चीजें की, इंक्लूडिंग वॉरेन हेस्टिंग्स जो है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। कब था वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेटा? तो याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1773 टू 1784-85, ठीक है। और इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडिया के रिलीजन को, इंडिया के रिलीजियस लॉज जो है, खास करके हिंदू रिलीजन के जो कानून है, उसको कोडिफाई किया था। कोडिफाई करने का मतलब समझ में आता है? कानून को लिख दिया था पंडितों की मदद से, और उसका नाम दिया था लॉ ऑफ जेंटू। याद रखिएगा, इट्स एन अब्यूजिव वर्ड, ये अच्छा शब्द नहीं है, पर इसको लॉ ऑफ जेंटू के रूप में कहा गया है। इट इज कंसिडर्ड एज द लॉ ऑफ जेंटू। एंड वी फाइंड कि लॉ ऑफ जेंटू के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडिया के रिलीजन के अंदर जो पुरानी परंपराएं चल रही थी, पुराना ट्रेडिशन चल रहा था, उसी को ही कानूनी रूप से एक प्रावधान दिया। अब देखिए क्या हो रहा है। कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसी में से ही आपको रॉबर्ट क्लाइव मिलेगा। रॉबर्ट क्लाइव भी चाहता था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को रातों रात ना बदला जाए। तो ये वो लोग थे जो इनफैक्ट इंडिया की एजुकेशन को पुरानी पद्धति में रहते थे। बट देयर वाज अदर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स। याद रखेगा, इनमें एक दूसरा ग्रुप ऑफ ऑफिशियल भी है। देयर वाज अदर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जिसे हम लोग कहेंगे द एंग्लिसिस्ट।
जिनका मानना ये था कि भाई भारत के लोगों को ये जो आप ईस्टर्न एजुकेशन दे रहे हो, मतलब उनका जो परंपरागत शिक्षण दे रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू नीड टू गिव सम न्यू एजुकेशन सिस्टम, आपको उनको कुछ नई सिस्टम देनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस कंडीशंस ये दो ग्रुप थे, ये दो ग्रुप के बीच में कॉन्स्टेंटली टसल मिलती रहेगी। इनिशियली हम लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर ओरिएंटल लर्निंग के पीछे एक पूरा का पूरा माहौल बनता है और एक पूरा का पूरा हम लोग कहेंगे कि एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओरिएंटल लर्निंग था, ये ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर किन किन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो लोगों का नाम, जो जो भी गवर्नर्स का नाम हम लोग कहेंगे, ये गवर्नर्स के नाम के ऊपर आपको ये वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे लोग मिलेंगे या जोनाथन डंकन जैसे लोग भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। ये ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर आपको यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स का एक मॉन्यूमेंट मिलता है। ये कहाँ पे आया है याद रखिएगा, इट इज़ लोकेटेड इन द विक्टोरिया मेमोरियल कैलकाटा के अंदर है। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो आपका जो मॉन्यूमेंट है, ये रिचर्ड वेस्ट मैकॉट करके एक कोई स्कल्पचर है, उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेमोरियल। ठीक है, तो इसके अंदर एनसीईआरटी क्या क्या लिखता है उसको हम लोग देखते हैं। दिस इमेज रिप्रेजेंट्स हाउ द ओरिएंटलिस्ट थॉट द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में रूल करते हैं वो इमेज से दिखने आता है। ठीक है, you will notice that the majestic figure of Hastings and enthusiastic support of the Orientalist is placed between the standing figures of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side. This is very interesting. ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंसान दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी दिस। यहाँ पे आपको एक इंसान दिख रहा है, इनको मुंशी कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? मुंशी कहा गया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यू फाइंड समवन ओवर हियर, यहाँ पे एक इंसान बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिनको मुंशी कहा गया है। और यहाँ पे एक पंडित को दर्शाया गया है। ठीक है, अब मुंशी कौन होता है? हु इज नोन एज मुंशी। ठीक है, मुंशी किसे कहते हैं बाय द वे? हाँ ठीक है, मुंशी किसे कहेंगे? ठीक है, तो मुंशी की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी कंसीडर मुंशी की जो व्याख्या हम लोग देखेंगे, तो हमको क्या दिखाया गया है, व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, तो मुंशी इज अ पर्सन, याद रखेगा, मुंशी इज अ पर्सन हु इज नोन टू इनफैक्ट रीड राइट एंड टीच पर्शियन। ठीक है, जनरली हम लोग को ये लगता है मुंशी मतलब कोई भी बंदा जो लिखने वाला होगा, पर एनसीईआरटी के डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो एनसीईआरटी कहता है कि एक ऐसा इंसान जो पर्शियन लिख भी सकता है, बोल भी सकता है और पढ़ भी सकता है, उसे मुंशी कहेंगे। इन लोगों को मेनली अगर आप देखोगे तो लॉ इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, तो ऑल द मुंशीज वर इंक्लूडेड इन द लॉ इंस्टीट्यूशंस। इनको लॉ इंस्टीट्यूशंस में या लॉ कोर्ट्स के अंदर जो भी अदालतें हुआ करती थी, उन सब के अंदर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर जो अर्ली स्कॉलर्स है उसे हम लोग ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हैं? कि दोज विथ अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया। ऐसे इंसान जो भारतीय समाज को जानते हैं, भारतीय सभ्यता को जानते हैं, एशिया का पूरा कल्चर और सभ्यता को जानते हैं, उन्हें हम लोग ओरिएंटलिस्ट के रूप में पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, मुंशी किसे कहेंगे, ओरिएंटलिस्ट किसे कहेंगे। इस तरह के आपको कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है। और इनिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने ज़्यादातर जो भाषा उपयोग की है वो कौन सी है? तो इंडिया की जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस है उसका उपयोग किया था इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे पर्शियन लैंग्वेज जो है वो तो स्थानिक भाषा थी भारत के अंदर, है ना, ईरानी फारसी भाषा हम लोग कहेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे कि वर्नैक्युलर इज अ लोकल लैंग्वेज और अ डायलेक्ट विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, in colonial countries like India, the British used the term to difference between the local language and the English, the language of the imperial masters, है ना। तो अंग्रेजों की जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी, दैट वाज द इंग्लिश लैंग्वेज। गेटिंग माय पॉइंट। और आपकी जो भारत के जो लोकल लैंग्वेज थी, हम लोग इनफैक्ट जो भी लोकल लैंग्वेज बोला करते थे, जैसे आजकल हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, है ना, मराठी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो उन सबको इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ था कि देखो भाई हमारी भाषा अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है। ठीक है, अब अंग्रेजों ने इंडिया में जो ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन को डेवलप किया है, ऑल द ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन जो इंडिया में डेवलप होना शुरू हुआ, उसको बहुत लोग ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि यार ये तो गलत है। ठीक है, तो इनिशियली जो भी लोग थे, जो इनफैक्ट स्कॉलर्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं, या वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे लोग थे, वो लोग चाहते थे कि इंडिया के लोगों को वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए, इंक्लूडिंग जो यूरोपियंस आए उनको भी पढ़ाई जाए। गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के कारण हेस्टिंग्स ने ये वर्नैक्युलर लैंग्वेज और ये भी जो नॉलेज बढ़ने के लिए इसने मदरसा की स्थापना की। इंक्लूडिंग उसने ये भी देखा है कि पहले भारतीय समाज को पढ़ा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज द इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हाउ द इंडियन सोसाइटी वर्क्स,
First of all, let us see कि how the Indian society reacts to a particular notion and a particular topic, and over a period of time इंडिया की सोसाइटी में चेंज लाएंगे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन की शुरुआत की थी। क्या कहा था? ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन की शुरुआत की थी। तो ही स्टार्टेड द ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स जब पावर के ऊपर था तब से लेके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे तो 1770s के दौर से करीबन 1810 तक आते आते हमको ये मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ओरिएंटलिस्ट था, ठीक है। तो कंपनी का अप्रोच, जो अंग्रेजों का अप्रोच था भारतीय समाज को लेके, वो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था, ठीक है। तो होपफुली ओरिएंटलिस्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट, और उसको क्यों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोशन के रूप में गिनते हैं। अब जब ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था जिसने कहा कि भाई भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस है उसका उपयोग करना चाहिए, उसका रिसर्च करना चाहिए, उसके ऊपर ही एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। बट देर वॉज अ ग्रुप ऑफ द ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, एक दूसरा ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स भी था जिनका मानना ये था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के आदि इत्यादि और बहुत सारे जो भी और भी ओरिएंटल ऑफिशियल्स थे, वो लोग ने इनफैक्ट ये भारत की स्थानिक एजुकेशन को पूरी तरह से इन्होंने चेंज नहीं कराया है। ऊपर से अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ी भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो ज़्यादा सुपीरियर है और भारत के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेकारक भी होगा लॉन्ग रन में। गेटिंग अ पॉइंट? सो इन दिस कंडीशंस जो कंपनी के ऑफिशियल लोग थे, कंपनी के जितने भी बड़े बड़े मैं कहूँगा कि अधिकारी लोग थे, उन सब ने कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया और भारत के अंदर एक नई सिस्टम लाने की कोशिश की गई। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो ग्रुप थे। कौन सा था? एक तो था ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके बाद वाले ऑफिशियल्स कंटिन्यू करते हैं। दूसरा कौन सा था दोस्त? दूसरा था एंग्लिसिस्ट ग्रुप। कौन सा था दोस्त? एंग्लिसिस्ट ग्रुप। जिनका क्या मानना था? व्हाट दे वर ऑफ ओपिनियन इनटू, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द इंडियन सोसाइटी शुड बी चेंज्ड, इंडियन सोसाइटी शुड बी ऑल्टर्ड, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट इंडियन सोसाइटी शुड बी एंग्लिसाइज्ड, मतलब उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसका जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में ला देंगे, ठीक है। तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की जाएगी बाय दी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो 18th सेंचुरी में बिलोंग करते थे। कब बिलोंग करते थे? 18th सेंचुरी, मतलब हम लोग करेंगे 1701 से लेके 1800 तक का जो पीरियड है, दैट इज द 18th सेंचुरी। जो एंग्लिसिस्ट थे वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। कब बिलोंग करते थे? 19th सेंचुरी। और इनका क्या मानना था कि 1801 ऑनवर्ड से करीबन हम लोग कह सकते हैं 1900 तक का जो पीरियड है, वो पीरियड को हम लोग 19th सेंचुरी के रूप में जब कंसीडर करते हैं, व्हेन वी कंसीडर दिस थिंग एज द 19th सेंचुरी, तो हमको ये देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया की समाज व्यवस्था, इंडिया की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने बदलने की कोशिश की। अब कैसे बदलने की कोशिश की, ठीक है, तो उसको एक एक करके थोड़ा बहुत समझाता हूँ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बताया। पहला ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप। पहला कौन सा ग्रुप था? ठीक है, पहला ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप। ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो था वो इंडिया में लोकल एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में देना चाहता था और जो पुरानी परंपरा उसका स्टडी बड़ी किया। दूसरा ग्रुप था वो था एंग्लिसिस्ट। इनका मानना था कि ये लोग गलत है, इनका मानना था ये लोग गलत है। दी एंग्लिसिस्ट पीपल वर ऑफ द ओपिनियन that the Orientalists are very, I would say, wrong people. Getting a point? And this is one of the reason, ये जो statement NCERT में दिया है, not all officials shared the views of Warren Hastings. Many were strong in criticism of the Orientalist. मतलब क्या है कि उनको पसंद नहीं आ रहा था कि Orientalist इस प्रकार से भारतीय समाज व्यवस्था को जुड़े हुए हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। तो इसी के कारण हमको NCERT के अंदर एक टॉपिक मिलेगा और टॉपिक का नाम है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। आप जब पढ़ोगे किताब के अंदर, होपफुली आप किताब को साथ में लेके बैठे हो, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट के अंदर क्या लिखा गया है? ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट के अंदर यही लिखा गया है, इट इज रिटन इन दिस बुक ओनली, कि भाई जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हुआ करता था, जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हुआ करता था, ये अप्रोच अब काम में नहीं आएगा। द अप्रोच विच इज गिवन बाय द ओरिएंटलिस्ट won't be much useful, ठीक है, it won't be much beneficial. So in these conditions, by the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. वो देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों की जो पुरानी पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे अंग्रेज ऑफिशियल्स ही आ गए। गेटिंग माय पॉइंट?
उनका मानना ये था कि द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ ऑर्डर्स। भारतीय समाज व्यवस्था के अंदर जो इंडिया का एंशियंट नॉलेज हुआ करता था, एंशियंट इंडिया की जो भी टेक्स्ट हुआ करती थी, जिसको ये वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स जैसे लोगों ने पढ़ा था, कहा कि ये बहुत ही अनसाइंटिफिक है और इंडिया का जो लिटरेचर है वो बहुत ही नॉन सीरियस है और बहुत ही लाइट हार्टेड है। हाँ, तभी बबुआ इनफैक्ट कालिदास को इंडियन शेक्सपियर का नारा दिया गया है। ठीक है, तो आप समझिए कि अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1800 ऑनवर्ड से जो भी लोग पावर के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि भाई ओरिएंटल नॉलेज के पास कोई नॉलेज ही नहीं है, भारत के लोगों के पास कोई शिक्षण ही नहीं है। भारत का जो प्राचीन विश्व है या प्राचीन भारत जो था, उसके अंदर ना ही कोई साइंटिफिक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, ना ही कोई आपकी पूरी तरह से राइटिंग्स बनती है, सब फालतू है, सब बकवास है। तो अच्छा क्या है? तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा उनका है, द ईस्टर्न नॉलेज इज वेरी एडवांस। गेटिंग माई पॉइंट? सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट्स इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ द अरेबिक एंड द संस्कृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। क्या मानना था कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं भारत के अंदर, और ये इंस्टीट्यूशंस कौन से बनाए थे, तो मैंने आपको बताया कि कलकत्ता के अंदर मदरसा बनाया था, या इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी बनाया था, या आपका बनारस के अंदर कॉलेज बनाया हुआ था। उसके अंदर आप जो खर्चा कर रहे हो वो खर्चा कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो उससे कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको भारत के ऊपर लंबा रूल करना है तो आप कुछ नई सिस्टम को लेके आओ। ये जो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज करने वाला एक ऑफिशियल था, उसका नाम था जेम्स मिल। अगर आपको जानकारी होगी, इसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी। मैंने ये चैप्टर को, जब ये बुक को सबसे पहले पढ़ाया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। जेम्स मिल वॉज द वन जिसने ये जो ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच है उसको क्रिटिसाइज किया। और जेम्स मिल ने ये ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के तहत हाईलाइट करके कहा कि देखो भाई साहब, ये तुम्हारा अप्रोच बहुत ही गलत है और हम नहीं चाहते हो कि आप इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस में इतना सारा खर्चा करो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो इसका यहाँ तक मानना था कि द ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। अंग्रेजों का प्रयत्न ये नहीं करना है कि वे भारत के अंदर लोगों के अंदर अपनी, है ना, दिल के अंदर रास्ता बनाओ। हमको तो उनको कन्वर्ट करना है। अगर हमको उनको कन्वर्ट करना है तो आप जब उनको अपना लोकल एजुकेशन दोगे, उनका हिस्टोरिकल एजुकेशन दोगे, उनका खुद का पास्ट एजुकेशन दोगे, तो भारतीय समाज कन्वर्ट नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द इंडियन सोसाइटी, अगर आप चाहते हो कि इंडिया की सोसाइटी को कन्वर्ट किया जाए, तो आप ऐसा एजुकेशन दो जो हमारे लिए काम में आए और जो प्रैक्टिकल होगा। समझे कि नहीं समझे? जो हमारे लिए काम में आए और प्रैक्टिकल होगा। अब इनका मानना ये था कि संस्कृत एजुकेशन वो भारतीय समाज के लिए कोई काम का नहीं है, ना ही अंग्रेज़ों के लिए काम का है। उसी तौर के ऊपर अगर आप अरेबिक एजुकेशन देते हो तो वो भी कोई काम का नहीं है। आप भारत के लोगों को हिस्ट्री पढ़ाओगे तो वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा के क्या प्रूव करना चाहते हो? ठीक है, तो अंग्रेज़ों का जो प्रयत्न है वो आपको इनफैक्ट उसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि भारत के लोगों के दिल में जगह बनानी है। आपको ये ट्राई करना है कि भारत को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए, भारत को थोड़ा बहुत साइंटिफिक प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाए। और ये सब क्यों दिया जाएगा? वाई दे वॉन्टेड टू गिव दिस काइंड ऑफ एजुकेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? एंड वाई दे इनिशियली फोकस कि इंडिया को ट्रेडिशनल एजुकेशन दिया जाएगा? क्योंकि 1770s का ये दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर पॉलिटिकल एक्सपांशन में जुड़ी हुई थी, और कंपनी उस टाइम पे राजकीय रूप से अपनी सत्ता का विस्तरण कर रही थी, कंपनी अपना साम्राज्य विस्तरण कर रही थी। 1800s तक आते आते हमको ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी पॉलिटिकली स्टेबल हो चुकी थी। और अगर आपको जानकारी होगी तो 1813 तक आते आते एक कानून आता है जिसका नाम है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आपको ये किताब के अंदर मिलेगा। आपने लक्ष्मीकांत या बाकी सारी किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा। उसके अंदर कंपनी की मोनोपोली फिर खत्म हो जाती है, फिर ही भारत के अंदर एजुकेशन आने की शुरुआत होगी, क्योंकि अब ज़रूरत थी कि भारत के लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन दे के थोड़ा बहुत टेक्निकल एडवांस एजुकेशन देने के साथ हम लोग भारत को और आगे लेके जाए। क्यों? क्योंकि भारत की सोसाइटी के अंदर एक डिमांड क्रिएट करनी है। भारत के लोगों की लॉयल्टी चाहिए इन द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। भारत के लोग क्लरिकल पोजीशन में मदद करने चाहिए फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और इसी के कारण जो ईस्टर्न एजुकेशन आप दे रहे थे, जो ओरिएंटल एजुकेशन दे रहे थे, उसको क्रिटिसाइज किया गया।
1830 तक आते आते बहुत सारे जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे उन सब का मानना ये था कि भारत की जो सिस्टम है उसको इनफैक्ट ये ओरिएंटलिस्ट लोगों ने बदल दिया है और हमको इनफैक्ट उसको बदलना पड़ेगा। 1830 तक आते आते इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज कराने के लिए कोशिश की गई है और चेंज कराने के पीछे एक इंसान जो थे सबसे प्रोमिनेंट इंसान के रूप में उभर के आए, उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, या मकॉले ही उसको हम लोग पहचानते हैं, मकॉले ने भारतीय समाज को बदलने के लिए उसने किस प्रकार से अपने अड़दंगे अपनाए और इंडिया को इंग्लिश एजुकेशन देने के पीछे उसने क्या अपनी पूरी की पूरी साजिश की है और वो चाहता था कि भारतीय समाज को क्यों इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए। उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर दैट टॉपिक आई थिंक दैट हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़े। आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इन टुडे सेशन व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने ये देखने की कोशिश की है कि इंडिया में कैसे ओरिएंटल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। हमने क्या देखा है कि कैसे ओरिएंटल ट्रेडिशन की शुरुआत होती है, अंग्रेज़ कैसे इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को देखते थे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अंग्रेज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ओरिएंटल ट्रेडिशन है उसको छोड़ के एंग्लिसिस्ट एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे और भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन रखेंगे। ये इंग्लिश एजुकेशन 1835 के अंदर रखा जाता है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा। विलियम बेंटिक करके एक गवर्नर हुआ करता था, उसकी अध्यक्षता में आपको ये मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड कि 1854 तक आते आते ब्रिटेन के एक चार्ल्स वुड करके एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिशियल हुआ करते थे। ये चार्ल्स वुड ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटल रिफॉर्म किया और उसने एक लव लेटर भेजा, या मैं कहूँगा कि एक संदेशा भेजता है जिसका नाम है चार्ल्स वुड डिस्पैच। इंडिया की सोसाइटी को पूरी तरह से बदलने के लिए एक नई एजुकेशन सिस्टम आएगी और इस तरह से इंडिया की बहुत सारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई इन द ब्रिटिश एज। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे इंडिया के एजुकेशनल रिफॉर्म्स आगे कंटिन्यू किए जाते हैं। इंडिया की जब जब अंग्रेज़ों ने अपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए उसके ही कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर हमको मिलता है कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको तोड़ दिया जाएगा। अब इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन कैसी हुआ करती थी उसको कैसे तोड़ा जाता है, उन सब पॉइंट के ऊपर भी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को आगे कंक्लूजन स्टेज की तरफ भी लेके जाएंगे। हम लोग ये सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे स्पेशल क्लास को लेके है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। ये फ्री क्लास है माय फ्रेंड, याद रखेगा, ठीक है, इसमें कोई फ़ी भी नहीं देनी पड़ती है। इट्स अ फ्री क्लास, इट इज़ नॉन अ स्पेशल क्लास, याद रखेगा। ये 1 घंटे का होता है, ये मैंने 90 आवर्स के आसपास 90 मिनट्स के आसपास का शेड्यूल किया हुआ है और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप जुड़ सकते हो, ये फ्री है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, खाली लॉगिन कीजिएगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन स्पाइट आई विल सजेस्ट कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो प्लीज़ यूज़ माई कोड PN Live। दिस कोड कैन बी यूज इन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन, कोई भी कोड आप इसको यूज़ कर सकते हो कोई भी सब्सक्रिप्शन के अंदर। एंड ये करीबन मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी चालू है, एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री, ये फॉलो करने वाला है, थोड़े टाइम के अंदर आपको मिलेगा। आप 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अब ले सकते हो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, प्लस का सब्सक्रिप्शन में भी PN Live यूज़ कर सकते हो, और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पर्सनल कोच मिलेगा, मैं तो कनेक्टेड रहूँगा एज अ टीचर आपके साथ, बट आपको एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाएगा जो आपको डे टू डे अपडेट देगा, आपको मदद करेगा कि कैसे आपको चलाना है, अपनी इस तैयारी को कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली करना है, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द कोड PN Live जब भी आप रेफरल ले रहे हो कोई भी प्रकार का, तो आप मेरा कोड यूज़ करिएगा सो दैट आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ पाओ और मेरे से कनेक्ट हो पाओ। आई एम मोस्ट वेलकमिंग यू टू दी अनअकैडमी, और आप स्पेशल क्लास के अंदर जुड़ सकते हो, बहुत ही एडवांटेजेस रहेगा आपके लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आपको कोई भी क्वेरी होगी, अगर आपको कोई भी डाउट भी है तो आप ज़रूर से जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे पूछ सकते हो, मेरी टीम और मैं आपको असिस्ट करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और ये कोड याद रहेगा, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल प्रतीक UPSC। आप ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट माय क्लासेस एंड द फर्दर बैचेस एज वेल, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को, एंड लाइक टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड ज़रूर से हमको कमेंट में भी बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। NCERT में पूरा कवर करा के आपको दूंगा यहाँ पे ही अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेट्स क्रैक UPSC चैनल के ऊपर। लेट्स क्रैक इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, टिल देन कीप स्टडिंग।